हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का क्विक रिवीजन करेंगे बच्चों। और लॉज ऑफ मोशन में आजकल जो रिसेंट दिनों में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, वो रिगरस कैलकुलेशन वाले अब नहीं आते, अब थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं ना। तो थोड़ा हम डिफरेंट क्वेश्चन का सेट्स आपको आज प्रैक्टिस कराएंगे। आइए देखिए उसमें पहला क्वेश्चन क्या है। एक तरह का ये हमारे को सिंपल पुल्ली का स्ट्रक्चर दे रखा है, लेकिन इसमें क्या अलग है वो देखते हैं। इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड इज 0.25 kg पर मीटर, मतलब ये जो धागा यूज हुआ है ना इसमें, वो एक मास वाला धागा यूज हुआ है बच्चों। और कैसा मास, क्या हर एक मीटर का मास 0.25 kg। धागा अगर मास वाला हो तो हमको ये बात समझ में आती है कि हर जगह पे उसकी टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर मास वाला धागा है तो पहली जानकारी के हिसाब से यही दिमाग में आता है कि हर जगह टेंशन अलग होगा। आगे पढ़ते हैं। फाइंड लेंथ ऑफ थ्रेड, इस पूरे धागे का लेंथ निकालना है, ये मानते हुए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में मेरे को धागे का लेंथ कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। सोचो अगर धागा मास वाला है, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा, और हर जगह टेंशन अलग अलग करके हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे वेरिएबल्स इतने सारे हो जाएंगे, और वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाएंगे बच्चों, तो सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा जिससे हम अपने कैलकुलेशन को कम करके इस क्वेश्चन को आसान कर सके। चलो एक चीज दिखाते हैं बच्चों। मान लो ये एक अगर मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करूं और मैं कहूं कि अब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ना दो हिस्सों में करके देखो, इस डॉटेड लाइन से ऊपर और एक डॉटेड लाइन से नीचे। दोनों को पहले अलग अलग करके बना लेते हैं कि भाई डॉटेड लाइन से ऊपर वाला अगर स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक पुल्ली है जिसको ऊपर की तरफ कितने फोर्स से खींचा गया है बच्चों, 110 न्यूटन। और डॉटेड लाइन के नीचे वाले स्ट्रक्चर को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक सेकंड पुल्ली है, और इस सेकंड पुल्ली को नीचे की तरफ 80 न्यूटन के फोर्स से खींचा गया है बच्चों। अब चलो इस डॉटेड लाइन से हमने पूरे स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटने के पीछे मकसद क्या है, ध्यान से देखना। इस लाइन के नीचे वाले पूरा स्ट्रक्चर भूल जाओ, अभी के वक्त नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला स्ट्रक्चर ध्यान दो, एक पुल्ली और दो थ्रेड्स। और उस थ्रेड्स के दो एंड्स को देखो, इस एंड को और इस एंड को। तो बस इस डॉटेड लाइन से ऊपर वाला ध्यान देना है, नीचे दिखना नहीं चाहिए आप लोग को। भले ही हमने कहा कि इस पूरे धागे में हर जगह मास के कारण टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट चूंकि सिमेट्रिकल है बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस पुल्ली के हिसाब से क्या है, सिमेट्रिकल, तो इत्तेफाक से यहां का टेंशन टी होगा बच्चों, तो यहां का भी टेंशन टी होगा। मतलब क्या हुआ, धागे में हर जगह टेंशन तो अलग रहना है, लेकिन यहां टी है तो यहां बदल जाएगा, यहां कुछ और बदलेगा, यहां कुछ और बदलेगा, यहां कुछ और बदलेगा, लेकिन वापस जब यहां पे आएगा तो फिर से टी हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों सिमेट्रिकल एंड्स है, और इस पुल्ली के हिसाब से सिमेट्रिकल एंड है तो टेंशन दोनों एंड पे सेम होनी चाहिए। वैसा ही कुछ कहानी इसके लिए सोचो, इस डॉटेड लाइन के नीचे वाला स्ट्रक्चर, तो इस पुल्ली के हिसाब से इसके ये किनारा और ये किनारा सिमेट्रिकल एंड है कि नहीं है। हर जगह भले ही टेंशन अलग अलग हो, लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट पे टेंशन क्या होने का है बच्चों, सेम। मतलब इससे नीचे जाएंगे तो अगेन टेंशन चेंज होगा, लेकिन टेंशन चेंज होते होते जब वापस यहां आएंगे तो वापस से टेंशन की वैल्यू टी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है बच्चों। आओ, जब हमने ये टेंशन का कैलकुलेशन कर लिया तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर और नीचे वाले स्ट्रक्चर का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके हम देखते हैं बच्चों। इस पूरे स्ट्रक्चर का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा इस पूरे स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा बच्चों, ग्रेविटी का फोर्स। इस पूरे सिस्टम पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg। m किसका, इस पूरे डब्बे का मास, जिसमें पुल्ली तो मासलेस है, यानी मास सिर्फ किसका होगा, इसके अंदर धागे का। और अगर धागे का मास मेरे को निकालना है तो कुछ धागे का लेंथ भी अज्यूम करना होगा। तो लेट्स से कि ये पूरा जो थ्रेड यूज हुआ है उस थ्रेड का लेंथ कितना है, L1। हमने क्या बोला कि इस पूरे डब्बे पे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और mg किसका मास होगा, सिर्फ और सिर्फ थ्रेड का, बिकॉज पुल्ली आइडियल है, मासलेस है बच्चों। अगर मैं इस धागे का नीचे mg निकालूं तो पहले धागे का m पता होना चाहिए। मास कैसे निकाले, तो दे रखा है हर एक मीटर का मास 0.25 है, और ये कितना मीटर है बच्चों, L1 मीटर। तो L1 मीटर का मास कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू L1। ये क्या है बच्चों, मास ऑफ द थ्रेड। लेकिन ग्रेविटी का फोर्स में mg लगता है, तो m इंटू जी नीचे की तरफ। और कोई फोर्स, यस, हमने बताया कि धागे के दोनों किनारों पे क्या लग रहा है बच्चों, टेंशन। एंड टेंशन अवे फ्रॉम द मास लगता है, तो ये टेंशन इस पे और ये भी टेंशन टी इस पे, इन दोनों किनारों पे टेंशन। अब इसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं अगर इक्वेशन लिखूं इक्विलिब्रियम का, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि अगर ऊपर की तरफ फोर्स लिखें तो 110, और नीचे की तरफ फोर्स T और T मिलकर के
2t प्लस 0.25 L1 इंटू जी। ये हमारे को पहला इक्वेशन आया फर्स्ट केस के हिसाब से। सही बच्चों, वैसा ही कुछ काम हमको सेकंड के लिए करना है। अगेन इसका एफबीडी बनाए बच्चों, तो इसमें इस्तेमाल हुए धागे का लेंथ, लेट्स अज्यूम कि इसमें जो धागा यूज हुआ है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों, L2। और अगर इसकी लंबाई L2 है तो इसका भी एफबीडी बनाते हैं बच्चों। नीचे 80 तो पहले से लग रहा है, लेकिन नीचे एक ग्रेविटी भी तो लगेगा। ठीक, कितना ग्रेविटी लगेगा, m इंटू जी। m किसका मास, पुल्ली मासलेस है तो खाली धागे का मास। धागे का लेंथ कितना है, L2, तो धागे का मास कितना हो जाएगा बच्चों, 0.25 इंटू L2। हर एक मीटर का मास 0.25, तो L2 मीटर का मास 0.25 इंटू L2। ये मास आया, क्या मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो नीचे की तरफ इस पे mg लग गया। 80 न्यूटन का फोर्स था ही, और कोई फोर्स, यस हमको पता है कि इस किनारे और इस किनारे पे क्या लगना है बच्चों, टेंशन। और उस टेंशन की वैल्यू इत्तेफाक से सेम आ गई है सिमेट्री के बेसिस पे। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखूं तो नीचे की तरफ टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, 80 प्लस 0.25 L2g, ये नीचे वाले फोर्स है, इज इक्वल टू व्हाट, 2t। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड। बताओ, यहां से लेकर यहां तक L1 है और यहां से लेकर यहां तक L2 है, तो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड बेसिकली क्या है, L1 प्लस L2। तो अगर L1 प्लस L2 की वैल्यू मैं निकाल लूं तो हमको टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से L1 प्लस L2 कैसे निकालेंगे, तो टेंशन हटाना पड़ेगा। 2t की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, ताकि t का टर्म गायब हो जाएगा, खाली लेंथ का टर्म बच जाएगा। रखो बच्चों, 110 इज इक्वल टू 2t, और 2t ये डिजाइन है बच्चों, 80 प्लस 0.25 L2g, ये हमने 2t की जगह पे लिखा बच्चों, प्लस ऑफ 0.25 L1g। अब सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों, 30। 0.25 और g इन दोनों में कॉमन है, क्या बच जाएगा बच्चों, L1 प्लस L2। हमें L1 प्लस L2 ही तो निकालना है। सोचो, g की वैल्यू अगर मैं 10 लूं तो ये 2.5 हो जाएगा, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 30/2.5। कैंसिल करो बच्चों इसको, कितना आ जाएगा, 300/25 विच इज इक्वल टू 12 मीटर। तो दिस इज एंटायर लेंथ ऑफ थ्रेड। कॉन्सेप्ट क्या था कि कई बार धागा अगर मासलेस में मिले ना तो थोड़ा सिमेट्रिकल पॉइंट ढूंढ लीजिएगा, और सिमेट्रिकल पॉइंट पे टेंशन आपको सेम मिलेगा, तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन काफी हद तक सिंप्लीफाई हो जाए बच्चों। ठीक, देखिए इसको। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखो, यहां इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पुल्ली थ्रेड इज मासलेस बट रफ। धागा और पुल्ली जो है वो दोनों मासलेस है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। क्या पूछा गया, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन थ्रेड एंड पुल्ली सच दैट गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हो इधर मास हल्का है, इधर मास भारी है, फिर भी इक्विलिब्रियम में रखने बोला गया है, और उस इक्विलिब्रियम में होने के लिए धागा और पुल्ली के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए वो फाइंड आउट करना है बच्चों। पहले सोचो, धागा और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन आने से क्या होगा बच्चों। तो हमने रोटेशन में क्लास वर्क में पढ़ाया था कि फ्रिक्शन के कारण, धागे और पुल्ली में फ्रिक्शन है तो उसके कारण धागे का टेंशन फिर सेम नहीं रहता है उस पार्ट में जिस पार्ट में फ्रिक्शन लग रहा है। क्या मतलब है, सोचो, जो टेंशन यहां होगा बच्चों वही टेंशन यहां होगा, क्योंकि ये धागा मासलेस है, फिर वही टेंशन यहां, फिर वही टेंशन वहां, फिर यही टेंशन यहां। लेकिन इसके बाद से फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धागा पुल्ली के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो फिर यहां तक टेंशन तो सेम रहेगा, लेकिन जहां से फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा वहां से टेंशन बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब यहां हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग, यहां तक टेंशन अलग होगा। उसके बाद फिर फ्रिक्शन हट जाएगा, क्योंकि धागा पुल्ली से अलग हो जाएगा, तो फिर यहां जो टेंशन होगा वही टेंशन हर जगह यहां पे कंटिन्यू होता रहेगा बच्चों। मतलब धागे में टेंशन उसी पार्ट में चेंज होता है जिस पार्ट में हमारे को फ्रिक्शन दे रखा है। अब मेरे को पहला कैलकुलेशन यही करना है, इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन पहला कैलकुलेशन यही करना है कि पुल्ली और धागे के फ्रिक्शन के कारण इस धागे में टेंशन कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए पहले एक जनरल केस लेते हैं बच्चों, है ना, कि लेट्स से कि ये हमारा एक पुल्ली है और ये पुल्ली एक थ्रेड से लिपटा हुआ है ऐसे करके, और हमने माना कि ये जो धागा है वो पुल्ली पे जितने हिस्सों में लिपटा हुआ है उसका एंगल थीटा है बच्चों।
अब सोचो यहां के लिए धागा पुल्ली के साथ कितने एंगल पे लिपटा हुआ है, तो देख सकते हो सेमी पुल्ली के साथ लिपटा हुआ है, यानी इसका एंगल 180 डिग्री। खैर हम जनरल किसी भी एंगल थीटा के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेट्स से कि धागे के इस एंड की तरफ टेंशन T1 है और इस एंड की तरफ टेंशन T2 है। अब T1 पता हो तो इस पूरे फ्रिक्शन के कारण T2 क्या होगा बच्चों। आप सोचो हर पार्ट में फ्रिक्शन टेंजेंशियल ही तो लगेगा, और टेंजेंशियल लगेगा तो हमारे को हर पार्ट में फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो हम पूरे का इकट्ठा तो एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पहले धागे के छोटे हिस्से का कैलकुलेशन करना होगा और फिर पूरे के बारे में सोचेंगे बच्चों। अब हमने कहा साहब कि आप इस थ्रेड का सिर्फ ये वाला पार्ट उठाओ, ये वाला पार्ट, छोटा सा पार्ट बिल्कुल। तो ये पूरा थ्रेड हुआ करता था ऐसे, पूरा थ्रेड हमारे को गिवन था इस तरह से, लेकिन हम चूंकि देख रहे हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगा, तो हमने पूरा थ्रेड छोड़ा, थ्रेड का वो ये एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। और अगर हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है बच्चों, तो ये छोटा सा हिस्सा सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा। अगर पूरे का एंगल थीटा है बच्चों, तो इस छोटे से हिस्से का एंगल हम क्या मान सकते हैं, डी थीटा। तो पूरे थ्रेड में से मैंने इस छोटे से पार्ट के कैलकुलेशन करने के बारे में सोचा है बच्चों। सोच के देखो, अगर इस छोटे से पार्ट के कैलकुलेशन करने जाएं बच्चों, तो मेरे को बताओ यहां पे इस छोटे से पार्ट पे इधर की तरफ क्या लगेगा, बचे हुए पार्ट का टेंशन, इधर की तरफ भी क्या लगेगा बच्चों, बचे हुए पार्ट का टेंशन। और चूंकि ये छोटा पार्ट पुल्ली के ऊपर है, तो पुल्ली इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगा रहा होगा बच्चों। छोटे से पार्ट का नॉर्मल को हमने क्या बोला है बच्चों, डीएन। क्लियर। नीचे इस छोटे से पार्ट का एमजी लग सकता था, लेकिन हमारा धागा मासलेस है तो एमजी है नहीं, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल, और दोनों साइड से धागा खींच रहे हैं बच्चों तो टेंशन। अब मैं इस पूरे के कैलकुलेशन के बारे में बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना। अगर हमको इसका कैलकुलेशन करना है तो पहले हमको एंगल भी चाहिए होगा। एंगल बनाने के लिए इस छोटे से पार्ट को थोड़ा हम बड़ा करके दिखाते हैं कि लेट्स से कि ये छोटा पार्ट यहां से लेकर यहां तक था, ये वाले पार्ट को हमने ये बड़ा करके दिखाया। ये पूरा एंगल इसका कितना है बच्चों, डी थीटा। चूंकि हमें कंपोनेंट्स तोड़ने के लिए एंगल्स चाहिए होंगे, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं बच्चों। तो लेट्स से कि अगर ये पूरा एंगल डी थीटा है, तो ये आधा जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू डी थीटा बाई 2। और हमारे को इस पॉइंट पे एक टेंशन इधर की तरफ है और इस पॉइंट पे एक टेंशन इधर की तरफ है बच्चों। क्लियर। अगर मैं इन दोनों टेंशन को बढ़ाऊं ताकि हम क्या निकाल सके बच्चों, एंगल, तो दोनों टेंशन को हमने इधर की तरफ बढ़ाया बच्चों। तो ये दो टेंशन इधर और इधर लग रहे थे, पूरा ज्योमेट्री के हिसाब से बना रहे ताकि एंगल निकाल के कंपोनेंट तोड़ सकें, और एक नॉर्मल छोटा सा ऊपर की तरफ भी लग रहा है, डीएन। सोच के देखो, अगर मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, चूंकि हम नॉर्मल निकालने में इंटरेस्टेड है, अभी क्यों निकालने में इंटरेस्टेड है, एक एक स्टेप समझ में आएगा आपको। अगर मैं सोचो ये एंगल डी थीटा बाई 2 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। और अगर ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2 है बच्चों, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। और सिमेट्री के आधार पर ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, डी थीटा बाई 2। सोचो इस टी के इधर की तरफ कंपोनेंट, नीचे की तरफ कंपोनेंट तोड़ो, तो टी का ऊपर की तरफ टी कॉस आएगा, नीचे की तरफ टी साइन आएगा। तो नीचे की तरफ इस टी का कितना आ जाएगा बच्चों, टी ऑफ साइन डी थीटा बाई 2। और इस टी का भी नीचे आएगा तो मिलकर के 2t साइन डी थीटा बाई 2 हो जाएगा बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन आप करते हो रिंग में, छोटे से पार्ट लेकर के, टेंशन वगैरह आप पहले भी निकाले हो। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इस टी का इधर कंपोनेंट, इस टी का इधर कंपोनेंट हमने ले लिया। अपवर्ड कितना है बच्चों, दैट इज इक्वल टू dn। अब सोच के देखो, अगर एंगल स्मॉल होता है तो हमको पता है कि साइन एक्स को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, एक्स, अंडर द कंडीशन इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। वही काम मैं यहां भी करूं कि ये साइन के अंदर जो एंगल है बच्चों, साइन के अंदर जो एंगल है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, और अगर साइन का एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है बच्चों, तो हम डी थीटा बाई 2 को, साइन डी थीटा बाई 2 को खाली क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई 2। तो हमको क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dn। और सिंपल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को dn बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, t इंटू डी थीटा। सही बच्चों। अभी आपको लग रहा होगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का इफेक्ट तो हॉरिजॉन्टल होगा, अभी हमने वर्टिकल में ही सिर्फ कैलकुलेशन किया, वर्टिकल के ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस बराबर किए। अब एक लॉजिक समझो,
जो धागे के टेंशन में चेंज आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है? इस पूरे पार्ट में धागे में जो टेंशन का चेंज आया है वो किस कारण से आया है बच्चों? ऑब्वियसली फ्रिक्शन के कारण। तो आप क्या बोलोगे साहब कि जो चेंज इन टेंशन है दैट इज ड्यू टू स्मॉल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैट पार्ट। अगर मैं कहूं कि इस किनारे से इस किनारे में जाऊंगा तो थोड़ा सा जो टेंशन में चेंज आएगा वो किस कारण से आएगा? थोड़े से फ्रिक्शन के कारण आएगा। मतलब टेंशन में जो भी चेंज आ रहा है उसका कारण फ्रिक्शन ही है बच्चों। तो चलो अब ये इक्वेशन जब मिल गया तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। dt इज इक्वल टू चेंज इन फ्रिक्शन। बताओ बच्चों फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल। भाई छोटा पार्ट का फ्रिक्शन निकालना है, छोटे पार्ट का फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू इंटू छोटे पार्ट का नॉर्मल। तो चेंज इन टेंशन इज ड्यू टू चेंज इन फ्रिक्शन, और जब हमने ये अप्लाई किया तो हमारे को मिला चेंज इन टेंशन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन व्हाट? छोटे पार्ट का नॉर्मल। और छोटे पार्ट का नॉर्मल ऑलरेडी हम यहां पे निकाल के रखे हुए थे बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम से। तो मैं क्या लिख सकता हूं? dt इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ, बोलो छोटे पार्ट का नॉर्मल कितना है बच्चों? t इंटू डी थीटा। अब सारे वेरिएबल वाले टर्म एक साथ कर दूं तो dt बाई टी इज इक्वल टू म्यू इंटू डी थीटा। लेट्स व्हाट? इंटीग्रेट इट। टेंशन बताओ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? तो हमने देखा टेंशन T1 से T2 तक, T1 से T2 तक। और एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के थीटा तक। तो टेंशन इज चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2 ड्यू टू फ्रिक्शन एंड एंगल इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू थीटा। भैया dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln t फ्रॉम T1 से T2, और ये तो म्यू इंटू थीटा आ गया बच्चों। सोचो अपर लिमिट रखोगे तो ln T2 आएगा और लोअर लिमिट रखोगे तो ln T1 आ जाएगा। तो ln T2 माइनस ln T1 विच इज इक्वल टू log ऑफ T2 बाई T1 इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा। तो यहां से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1 बाई थीटा इंटू ln T2 बाई T1। आई बात समझ में बच्चों? ये हमारे को गिवन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आई। ऑब्वियसली आपसे पूछा जाए कि T2 कौन है, T1 कौन है? तो T2 वो है टेंशन जो हाई वाला है बच्चों, और T1 वो है जो लो वाला है। तो हाई टेंशन T1 और T2 में से जो भी हाई होगा उसको हम T2 कहेंगे। आप खुद सोचो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये हाई ये लो हुआ तो लॉग नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, और म्यू नेगेटिव आ जाएगी, मतलब डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। तो इसलिए सिंपल बोला हमने कि भाई जो भी हाई होगा दोनों साइड में वो मेरे लिए T2 है, और जो लो होगा दैट इज T1। क्लियर बच्चों? अब अपने इस गिवन क्वेश्चन में आते हैं। हमको क्या दे रखा है बच्चों कि म्यू की वैल्यू क्या होगी ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सोचो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये 2m और यहां का टेंशन अगर मैं T0 मानूं बच्चों तो नीचे की तरफ 2mg लगेगा, यहां T0 लगेगा, तो हम कह सकते हैं T0 विल बी इक्वल टू 2mg। और इधर की तरफ mg है बच्चों, और इधर की तरफ अगर मैं T' मानूं तो हमारे लिए T की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? mg के बराबर। तो इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए यहां का टेंशन 2mg के बराबर होना चाहिए और यहां का टेंशन mg के बराबर होना चाहिए। तो क्या हमको पुल्ली के दोनों साइड का टेंशन पता चल चुका है? यस। क्या बीच में फ्रिक्शन है? यस। तो यही वाला केस तो आ गया कि दोनों साइड का टेंशन पता है, बीच में फ्रिक्शन है, तो हम डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, म्यू बराबर 1 बाई थीटा। थीटा क्या है बच्चों? वो एंगल जितना एंगल पे धागा टच है। कितना एंगल पे धागा टच है बच्चों? 180 डिग्री पे, और उसको रेडियन में लिखें तो थीटा की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 बाई पाई, क्योंकि आधे पुल्ली पे धागा टच है बच्चों। साथ में क्या है? ln T2 बाई T1। T2 कौन सा टेंशन है? जो बड़ा वाला है। बताओ बच्चों दोनों साइड में बड़ा कौन है? 2mg। छोटा कौन है बच्चों? mg। तो मैं लिख सकता हूं ऊपर 2mg और नीचे क्या लिख सकता हूं बच्चों? mg। mg कैंसिल, म्यू बराबर क्या आ जाएगा? ln 2 बाई पाई, या ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी द आंसर। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को हमें याद रखना है। आप बाकी सारी चीजें भूल जाओ, फाइनली ये रिजल्ट याद रखिएगा। इससे क्या पता चल जाता है कि एक तरफ का टेंशन पता हो हाई वाला, तो लो वाला टेंशन के हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ये भी बता सकते हैं कि एक साइड का टेंशन है तो दूसरे साइड का कितना होगा बच्चों, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, मान लो वही क्वेश्चन में अगर ऐसे आता बच्चों कि ये पुल्ली है,
इस पे धागा हमने एक बार लपेट दिया पूरा और दूसरी बार यहां से, तो एक पूरा रोटेशन है और एक आधा रोटेशन है, तब थीटा कितना लेते हैं बच्चों? तो एक बार पूरा धागा घुमा लेते तो 2 पाई, और फिर आधा और चलते तो कितना? पाई, तो फिर थीटा यहां पे क्या लेते हैं बच्चों? 3 पाई। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 2-4 बार धागा लपेट दिया जाए तो जितनी बार एक कंप्लीट सर्किल करेंगे 2 पाई का एंगल और जोड़ते जाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए इसको। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल डिस्कस करें। ये कांस्टेंट रिलेशन का प्रॉब्लम है। क्या है मतलब, देखो दे रखा है कि ये कर्व सा वेज है जिसका कर्व का इक्वेशन दे रखा है y बराबर x²। इसके ऊपर रॉड रखा है, सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है बच्चों। रॉड की लंबाई l दे रखी है। बोला गया रॉड v0 वेलोसिटी से नीचे उतर रहा है, तो रॉड के v0 वेलोसिटी से नीचे आने से ऑब्वियसली ये जो वेज होगा वो आगे भागेगा। तो हमको यही पता करना है कि वेज कितने वेलोसिटी से आगे भाग रहा होगा बच्चों। क्लियर? देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कांस्टेंट रिलेशन यूज करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे मैं मार्कर की बात करूं तो मार्कर का ये वाला हिस्सा लो, ये जो कैप वाला पार्ट है, और ये वाला पूरा बॉडी, तो ये वाला पार्ट जो है वो पूरे मार्कर के साथ कांस्टेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं मार्कर जिधर चलाऊंगा ये वाला पार्ट भी उधर ही चलेगा साथ। मार्कर रोक दूं ये वाला पार्ट भी रुक जाएगा। मतलब इस पार्ट का मोशन पूरे मार्कर के मोशन के ऊपर निर्भर करता है। तो इनफैक्ट मार्कर का हर पॉइंट पूरे मार्कर के साथ कांस्टेंट है। तो जब भी एक बॉडी को चलाने से उसके कारण दूसरा बॉडी भी चल रहा होता है तो हम कहते हैं दोनों एक दूसरे के साथ कांस्टेंट रिलेशन में होंगे। अब एक के चलने से दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी उसके फाइंड आउट करने का एक तरीका है। जैसे मान लो ये 2 स्फीयर्स है, लेट्स से 2 स्फीयर्स है, दोनों टच में है, दोनों कांस्टेंट में है कि एक को जैसे ही चला रहा हूं दूसरा चल पड़ रहा है, एक को रोक रहा हूं दूसरा रुक जा रहा है। तो हमको पता करना है कि एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है, तो इन दोनों के वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होंगे। कांटेक्ट के कारण जब कांस्ट्रेन आता है कि एक के चल रहे से दूसरा चल रहा होता है, तो उसके लिए सिंपल बोला गया बच्चों कि वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल शुड बी सेम। कि बोला गया कि अगर हम चाहते हैं कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बने रहें और चलते रहें, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो वेलोसिटीज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्यों ऐसा है सोचो, इस वेलोसिटी का कॉमन नॉर्मल की तरफ, इस वेलोसिटी का कॉमन नॉर्मल की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको इक्वल करना है। सोचो इसकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग ज्यादा हो और इसकी वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलोंग कम हो, तो ये बॉडी तो इसके अंदर घुस जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो नॉर्मल की तरफ, इसकी वेलोसिटी कम हो नॉर्मल की तरफ, तो ये तो आगे निकल जाएगा। और हमको दोनों को कांटेक्ट में रख के एक के चलने से दूसरे को चलाना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों की वेलोसिटीज क्या हो बच्चों? सेम। तो इनके वेलोसिटीज में क्या रिलेशन लिखेंगे? v1 का कंपोनेंट इधर की तरफ क्या? v1 cos अल्फा। v2 का कंपोनेंट इधर की तरफ नॉर्मल की तरफ क्या? v2 cos बीटा। और ये दोनों आपस में सेम होंगे क्योंकि कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटीज सेम होती। बस ये बात जैसे ही पता चली ऐसा ही कुछ काम मेरे को इसके लिए कर लेना है। कैसे? देखो अगर मैं इस पार्ट को ड्रॉ करूं बच्चों यहां पे, ठीक, ये हमारे लिए y एक्सिस, ये हमारे लिए x एक्सिस, हमारे को इस कर्व का भी इक्वेशन दे ही रखा है, लिखा हुआ है y बराबर x²। हाँ भाई, रॉड इसी पॉइंट पे तो कांटेक्ट में है और रॉड की वेलोसिटी की मदद से इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो हम दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे उन दोनों के टच होने के कॉमन नॉर्मल पे। तो नॉर्मल जैसा कि हम जानते हैं कि ये कांटेक्ट सरफेस के क्या होने वाला है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ही हमको क्या मिलने वाला है बच्चों? नॉर्मल। तो अगर मैं नॉर्मल निकालूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल बच्चों। सरफेस ऑफ कांटेक्ट के क्या? परपेंडिकुलर। क्लियर? जब हमको कॉमन नॉर्मल मिल जाए एक बार, तो हमको एक ही काम करना है, दोनों के वेलोसिटीज को कॉमन नॉर्मल की तरफ कंपोनेंट तोड़ना है। तो एक बार और यहां देखो साहब कि हमने यहां पे कॉमन नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बताओ कॉमन नॉर्मल के हिसाब से इस रॉड की वेलोसिटी किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रॉड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
कितना v नॉट, ये हमने क्या ड्रॉ किया है, दोनों का सरफेस के परपेंडिकुलर जो कि कॉमन नॉर्मल। और रॉड की वेलोसिटी तो v नॉट नीचे है, वेज की वेलोसिटी क्या है, v, जो हमको निकालना है बच्चों। करना क्या होगा, इस v का कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल की तरफ, इस v का भी कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल की तरफ, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, कंपोनेंट लेने के लिए एंगल तो चाहिए ना। तो हमारा असली मुद्दा यही है कि ये और ये एंगल मिल जाए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। एंगल कैसे निकालें, तो उसके लिए हमको कुछ मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी साहब। कैसे, देखो हमने कहा कि ये जो कॉमन नॉर्मल है, अगर मेरे को इसका एंगल अज्यूम करना है, लेट्स से कि ये एंगल मैं थीटा निकालने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि हमको पता है कि ये एंगल थीटा मिल जाए यहाँ पे, तो ये थीटा होगा बच्चों, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाए, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि बस अगर थीटा किसी भी तरह मिल जाए, क्वेश्चन सॉल्व, कंपोनेंट तोड़ना ही रह जाएगा। थीटा कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड थीटा? तो उसके लिए सिंपल एक लॉजिक यूज करेंगे साहब, कि हमको पता है कि किसी भी कर्व में टेंजेंट का स्लोप, m मतलब स्लोप, t मतलब टेंजेंट, और नॉर्मल का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, -1। कि टेंजेंट का स्लोप इनटू नॉर्मल का स्लोप, दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। भाई टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाले? टेंजेंट का स्लोप, इस कर्व पे जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, उस टेंजेंट का हम स्लोप कैसे निकालें? तो हमको पता है कि भाई किसी भी टेंजेंट का अगर मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन होता है, dy by dx। dy by dx gives what? Slope of the tangent at a particular curve y in the function of x। तो अगर मेरे को dy by dx डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, तो वो चीज इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कहलाएगा बच्चों। सोचो y बराबर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आने का, 2x। तो ये जो 2x आया वो बेसिकली क्या आया, टेंजेंट का स्लोप आया, और टेंजेंट का स्लोप हमने यहां पे क्या लिख दिया बच्चों, 2x। नॉर्मल का स्लोप सोचो भाई, नॉर्मल ये लाइन है जिसका ये एंगल थीटा है। आप देखो साहब, ये x एक्सिस है बच्चों, और ये हमारे लिए y एक्सिस है, दिस इज x, दिस इज y। कोई बताए क्या नॉर्मल का स्लोप tan थीटा होगा या tan 180 माइनस थीटा होगा? तो आप सभी को पता है कि स्लोप निकालते वक्त हम पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं, ये फॉरवर्ड वाला एंगल लेते हैं। तो भले ही एंगल थीटा है, लेकिन स्लोप 180 माइनस थीटा से निकलेगा, किसका, नॉर्मल का, पीछे की तरफ झुका हुआ है बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं कि इस नॉर्मल का स्लोप निकालने का फॉर्मूला, इस तरह टेंजेंट का स्लोप इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकाला, नॉर्मल के लिए एंगल दे रखा था, तो स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, tan थीटा से, और थीटा हमारे लिए थीटा ना होके 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ मेजर करते हैं, दैट मल्टीप्लाइड विद -1। tan 180 माइनस थीटा इज -tan थीटा, तो इसके जगह पे tan थीटा लिख दिया, बाहर -2x तो था ही, एंड दैट इज इक्वल टू -1। यहां से मेरे को tan थीटा की वैल्यू क्या मिलती हुई नजर आ रही है बच्चों, 1/2x। ठीक, सोच के देखो x क्या है, व्हाट इज x? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे कांटेक्ट हो रहा है, जहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो x है। अब सोचो, ये रॉड चाहे जहां भी टच करे, यहां थोड़े समय के बाद ये आगे चल जाएगा, तो ये रॉड नीचे आके कहीं यहां टच कर रहा होगा। तो रॉड कहीं भी टच करे, चूंकि रॉड की लंबाई L है जो कि बदलने वाली नहीं है, तो हम कहेंगे जिस भी पॉइंट पे टच हो रहा होगा उसका x कोऑर्डिनेट लेंथ ऑफ रॉड के बराबर होगा। थोड़े समय के बाद ये आगे जाएगा, ये नीचे आएगा, तो भी जहां का टच कर रहा होगा वहां का भी x कोऑर्डिनेट हमारे को क्या मिलने वाला है बच्चों, L। तो हम क्या कह सकते हैं, एट एवरी टचिंग पॉइंट x इज इक्वल टू L, और जब x L के बराबर होगा तो tan थीटा की वैल्यू 1/2L। अब जैसे ही थीटा का कैलकुलेशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस एक ही काम करना है कि वेलोसिटी अलोंग कॉमन नॉर्मल सेम कर देना है। बताओ बच्चों, इसका कॉमन नॉर्मल की तरफ वेलोसिटी v cos थीटा, v का इधर मोड़ेंगे। इसका कॉमन नॉर्मल की तरफ वेलोसिटी v नॉट cos 90 माइनस थीटा, दोनों का कंपोनेंट हमने कॉमन नॉर्मल की तरफ कर दिया। हमारे को tan थीटा पता है, तो इसको भी tan थीटा के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ये क्या आ गया बच्चों, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, और ये v cos थीटा। v निकालना है, cos नीचे भेज देते हैं, और cos नीचे जाएगा तो sin बाई cos क्या आ जाएगा बच्चों, tan। तो v नॉट और tan थीटा की जगह पे हमको क्या लिखना है बच्चों, 1/2L। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी, जो हम निकालने में इंटरेस्टेड है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है बच्चों कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी को क्या रखना है, सेम रखना है जब दो बॉडी टच होकर कांस्टेंट मोशन करे।
लेकिन सेम रखने के लिए कंपोनेंट तोड़ना पड़ा, कंपोनेंट के लिए एंगल की जरूरत पड़ी, और एंगल हमने निकाला मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से। कैसे कि टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो कर्व का अगर इक्वेशन पता हो तो dy बाई dx से निकाल लो। नॉर्मल का एंगल निकालना था तो नॉर्मल का एंगल की मदद से नॉर्मल का स्लोप निकाला। और टेंजेंट और नॉर्मल चूंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और गणित कहता है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है बच्चों, -1। इस हिसाब से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली जो नॉर्मल का एंगल था, और उस हिसाब से हमने कांस्टेंट लगाया। ठीक है बच्चों, देखो इसको। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार पढ़ो कि इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब क्या है देखो, अच्छा अब तक जो इंक्लाइंड प्लेन आप देखते थे बच्चों वो 2 डायमेंशन में देखते थे ना, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें आप इंक्लाइंड प्लेन ऐसे बना रहे होते थे। ये तो इंक्लाइंड प्लेन का 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, असली में तो इंक्लाइंड प्लेन ऐसे होता है, दिस इज अलोंग द प्लेन, ढलान की तरफ। अगर पहले मैं मानूं एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है अल्फा, और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, तो आप सब जानते हो नीचे की तरफ क्या लगता है mg, और mg का एक कंपोनेंट इधर होता है बच्चों, कितना mg साइन अल्फा। ये तो प्रैक्टिस के बाद सेट ही हो जाता है दिमाग में। इधर की तरफ mg कॉस अल्फा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। इन तीनों के बारे में गौर से सोचो। mg साइन अल्फा इज ऑलवेज अलोंग द प्लेन, ढलान की तरफ हमेशा जो फोर्स लगता है अलोंग द प्लेन या ढलान की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज mg साइन अल्फा, और ढलान के जो परपेंडिकुलर लगता है वो mg कॉस अल्फा होता है और नॉर्मल होता है। तो ये डिस्क जो छोटा सा है जो चल रहा है वो कहीं भी आएगा नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, mg cos थीटा जस्ट उसके अपोजिट। तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पे एट एवरी पॉइंट, ये डिस्क यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, हर जगह नॉर्मल की वैल्यू क्या आनी है बच्चों, mg cos अल्फा ही आना है, क्योंकि हर पॉइंट पे नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर और mg cos अल्फा जस्ट उसके अपोजिट, तो नॉर्मल mg cos अल्फा के बराबर आएगा। फ्रिक्शन मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इट इज गोइंग टू चेंज। कैसे सोचो भाई, फ्रिक्शन जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट होता है, और अगर इंक्लाइंड प्लेन रुका हुआ है तो डिस्क जिधर चलेगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा बच्चों। देखो डिस्क की वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डिस्क का वेलोसिटी का डायरेक्शन, चूंकि डिस्क पैराबोलिक पाथ को जैसा कुछ फॉलो करके नीचे उतर रहा है, तो डिस्क की वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन भी हर पॉइंट पे चेंज होगा। जैसे जब डिस्क यहां था तो वेलोसिटी इधर की तरफ थी तो फ्रिक्शन पीछे था, जब डिस्क यहां आएगा तो वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ होगी तो फ्रिक्शन टेंजेंट के अपोजिट होगा। तो जिस भी पॉइंट पे फ्रिक्शन निकालना है पहले उस पॉइंट पे क्या देखना पड़ेगा, वेलोसिटी, जिधर वो वेलोसिटी होगी फ्रिक्शन जस्ट उसके क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। तो चलो कि जब ये डिस्क यहां से यहां पहुंच गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसका हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन वगैरह के बारे में सोचते हैं। सोचो जब ये डिस्क यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो इधर ही की तरफ थी, टेंजेंट की तरफ ही थी, दिख रहा है कि जब डिस्क इधर पहुंचा तो इसकी जो भी वेलोसिटी थी दैट इज अलोंग द व्हाट, टेंजेंट। अगर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट नीचे की तरफ है बच्चों, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो सोचो फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो मैंने बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिधर होगा फ्रिक्शन उस वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगा। तो मैं साफ सुथरे अल्फाज पे कह सकता हूं कि जब ये यहां आया बच्चों तो फ्रिक्शन जो है वो इधर की तरफ लगेगा। कितना, तो हम कह सकते हैं म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। तो जब ये डिस्क यहां से यहां पहुंचा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्क की वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ नीचे होगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर होगा बच्चों। एक और डायरेक्शन सोचो, एक और डायरेक्शन सोचो, ये जो मैं ब्लू वाला डायरेक्शन बना रहा हूं ये क्या है बच्चों, तो ब्लू वाला डायरेक्शन जो है वो अलोंग द प्लेन है, ढलान की तरफ, अलोंग द प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे ढलान है, तो ये ब्लू वाली लाइन जो है वो ढलान की तरफ ही है ना बच्चों, और ढलान की तरफ अलोंग द प्लेन जो फोर्स लगता है वो कौन लगता है बच्चों, mg साइन अल्फा। तो मैं साफ कह सकता हूं कि इस डिस्क पे इधर की तरफ ढलान की तरफ जो फोर्स लगने वाला है दैट इज mg साइन अल्फा।
क्वेश्चन में गौर से देखो कि जब डिस्क यहां पहुंचा था तो टेंजेंट वाली लाइन का ढलान के साथ एंगल कितना है, थीटा। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में हमको थीटा दे रखा है और वर्टिकली अपोजिट के साथ ये भी थीटा हो जाएगा। यहां तक हमने फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस दिखाए। नॉर्मल और mg cos थीटा नहीं दिखा रहे हैं, वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू पता है बच्चों। मान लो हम दो केसेस में इंटरेस्टेड होते हैं। हम जानना चाहते हैं ये जो अलोंग द प्लेन वाली लाइन है, अलोंग द प्लेन, उसकी तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी। तो लेट्स से कि इस प्लेन की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो a1 है बच्चों। तो हमने माना कि a1 इज एक्सेलरेशन अलोंग प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन a1 है। भाई एक्सेलरेशन कैसे निकाले, तो नेट फोर्स बराबर है भाई। अगर एक्सेलरेशन आपको ढलान के अलोंग चाहिए, यानी ये ब्लू वाली लाइन एकदम पकड़ लो, अगर आपको एक्सेलरेशन इस ढलान के अलोंग ब्लू वाली लाइन के अलोंग चाहिए तो सारे फोर्स F नेट बराबर ma में सारे फोर्स भी इसी ब्लू वाले लाइन की तरफ होनी चाहिए। तो अब सिर्फ ये लाइन के अलावा कहीं भी ध्यान नजर ना आए, क्योंकि इसी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। बोलो इस लाइन पे कौन कौन से फोर्स है, mg साइन अल्फा। क्या F है, नहीं, F का एक कंपोनेंट होगा, कितना, इधर की तरफ कितना है बच्चों, μn, और हमको ब्लू लाइन की तरफ कंपोनेंट तोड़ना है। सॉरी ये थीटा है ना बच्चों, ये थीटा है तो अपोजिट एंगल के हिसाब से ये थीटा होगा। हाँ, तो μn का इधर कंपोनेंट क्या आने का है बच्चों, μn इंटू कॉस थीटा। तो बताओ ढलान के अलोंग नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नीचे mg साइन अल्फा लग रहा है, ऊपर की तरफ μn का कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा, और ये ढलान के अलोंग नेट फोर्स होगा जो कि मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होगा, और उस एक्सेलरेशन को हमने a1 माना। ऐसा समझ में आया क्या। अब इसको सॉल्व करें बच्चों वैल्यूज डाल के। तो दिस इज mg इंटू साइन अल्फा माइनस म्यू की वैल्यू हमको कितना दे रखा है बच्चों, tan अल्फा। नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाल लिया है mg cos अल्फा, साथ में क्या है बच्चों cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू m इंटू a1। भाई पूरी दुनिया में मास है तो मास तो कैंसिल हो गया बच्चों। सोचो tan अल्फा को साइन अल्फा बाई cos अल्फा लिख सकता हूं, मन में लिख रहा हूं साइन अल्फा बाई cos अल्फा। ये cos अल्फा इस cos अल्फा को खा जाएगा, यहां साइन अल्फा बचेगा और cos थीटा बचेगा, तो उसी चीज को लिखते हैं बच्चों। तो g साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू g cos थीटा इज इक्वल टू a1। समझ गए क्या करना है बच्चों, ये tan को साइन अल्फा बाई cos अल्फा लिखेंगे तो cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहां साइन अल्फा cos थीटा बचेगा और बीच में g था ही। देख सकते हैं इसमें g साइन अल्फा अगर कॉमन निकाल ले बच्चों तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, एंड दिस इज a1। व्हाट इज a1, एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन। सवाल में ये भी पूछा जा सकता था इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, निकाल सकते हो ऐसे। दूसरा एक्सेलरेशन मान लो बच्चों मैं इधर की तरफ निकालना चाहूं, a2 की तरफ। a2 वाली लाइन कौन सा है, गौर से देख लो। अब इस लाइन पे आ जाओ, पहले इस लाइन पे कैलकुलेशन किया था, अब टेंजेंट वाली लाइन पे आ जाओ बच्चों, टेंजेंट वाली लाइन पे। अब इस टेंजेंट वाली लाइन पे हमको एक्सेलरेशन निकालना हो, जिसकी वैल्यू हमने क्या माना है a2, तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F नेट इज इक्वल टू ma। अब ये फॉर्मूला मैं किस पे लगाऊंगा बच्चों, टेंजेंट वाली लाइन पे। देखो टेंजेंट वाली लाइन पे कौन से फोर्सेस, अब खाली ये वाली लाइन पकड़ लो, बाकी सबको भूल जाओ और सारे फोर्सेस का कंपोनेंट इसी लाइन पे लो। बोलो इस लाइन पे एक तो μn है और दूसरा mg साइन अल्फा का उधर एक कंपोनेंट जाएगा बच्चों। सोचो mg साइन अल्फा का इधर कंपोनेंट क्या होगा, जो यहां है इनटू cos थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, mg साइन अल्फा का टेंजेंट की तरफ कंपोनेंट ये आएगा बच्चों, एंड दिस माइनस व्हाट μn शुड बी इक्वल टू ma, और इसका a2। दो डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहा हूं, ढलान के अलोंग सारे फोर्सेस का कंपोनेंट ढलान की तरफ लिया, टेंजेंट की तरफ सारे फोर्सेस का कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ लगाया। इक्वेशन F नेट बराबर है में, मुश्किल कुछ नहीं है, विजुअलाइज करना है बस। गौर से देखो इसमें भी mg साइन अल्फा cos थीटा माइनस म्यू की वैल्यू हमको tan अल्फा दे रखा है, और नॉर्मल की वैल्यू हमको पता है mg cos अल्फा होता ही है, m इंटू a2। नॉर्मल mg cos अल्फा था, रख दिया। अगेन tan अल्फा को क्या लिख सकता हूं, साइन अल्फा बाई cos अल्फा, तो cos अल्फा कैंसिल, यहां खाली साइन अल्फा बच जाएगा, mg साइन अल्फा, और यहां mg साइन अल्फा इंटू
कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ma2, अगेन m का हम क्या कर दे बच्चों, कैंसिलेशन, इन दोनों में g साइन अल्फा कॉमन ले लूं, क्या मिलेगा बच्चों, कॉस थीटा माइनस 1, दिस इज 8। ये a1 ये a2। गौर से a1 और a2 को देखो बच्चों, आपको लगेगा a1 और a2 दोनों बराबर है, बस एक माइनस का ही तो फर्क है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर से मैं कह सकता हूं कि a1 इज इक्वल टू माइनस a2। देखो इसमें से माइनस बाहर निकालने हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो a1 और a2 दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, निगेटिव है, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस 1 है। अगर मैं बात करूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और ढलान की तरफ का एक्सेलरेशन ढलान की तरफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर दोनों डायरेक्शन का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी भी दोनों का सेम होगा बच्चों। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब यहां से यहां आया तो ढलान के लॉन्ग टाइम जितना रहेगा, टेंजेंट के लॉन्ग भी टाइम उतना ही रहेगा। तो अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी भी दोनों डायरेक्शन का सेम रहने वाला है। अब सोचो a1 किसका एक्सेलरेशन था, a1 इज अलोंग द प्लेन। a1 जो था वो प्लेन की तरफ था, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी वो किधर आएगी बच्चों, अलोंग द प्लेन। a2 किसका एक्सेलरेशन था, टेंजेंट की तरफ, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी दैट इज अलोंग द टेंजेंट। अब बस चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सबसे पहले अलोंग द प्लेन चलना है। सोचो अलोंग द प्लेन, ये है लाइन अलोंग द प्लेन, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, और हमको अलोंग द प्लेन चाहिए, मतलब यहां रेड वाली लाइन की तरफ और फाइनल में इधर ब्लू वाली लाइन की तरफ। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और अलोंग द प्लेन लेना है। फाइनल पॉइंट ये बताओ, अलोंग द प्लेन फाइनल वेलोसिटी कितनी है, प्लेन की तरफ, ये जो ब्लू लाइन की तरफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, तो आप कहोगे टेंजेंट की तरफ v है, तो v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा होगा, तो अलोंग द प्लेन फाइनल वेलोसिटी इज v cos थीटा। अलोंग द प्लेन इनिशियल वेलोसिटी, तो आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है वो इधर है, प्लेन की तरफ तो कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो हम चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, और प्लेन के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा, इनिशियल कितनी है बच्चों 0। ये मैंने क्या लिखा, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द प्लेन। ऐसा ही कुछ काम टेंजेंट की तरफ करना है, लेकिन इधर माइनस है बच्चों। अब आओ टेंजेंट की तरफ चलते हैं। बोलो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल। टेंजेंट की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और टेंजेंट की तरफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो चेंज इन वेलोसिटी हमको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, v माइनस ऑफ v नॉट। सिंप्लीफाई करके हमको यहां से v की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो v cos थीटा माइनस v इधर आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस v इज इक्वल टू v नॉट। यहां से v कॉमन आ जाएगा, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू v नॉट, और v इज इक्वल टू v नॉट 1 प्लस cos थीटा। तो ये आ गया बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, थीटा की। किसी थीटा एंगल के बाद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था बच्चों, जिसमें हमने दो डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल के पाया क्या है बच्चों, सेम है, तो हमने कहा नेट चेंज इन वेलोसिटी भी दोनों डायरेक्शन का सेम होगा, उसी हिसाब से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाला है। क्लियर, देखो इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसा कि दे रखा है कि एक पूरा चेन है और इस चेन का मास m दे रखा है, और एक हेमीस्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस कितना है r है, उसके ऊपर ये चेन हमने प्लेस करके रखा है। बोला गया कि जब इस चेन को छोड़ेंगे नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरने का इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब छोड़ने के तुरंत बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन निकालना है तो मेरे को FBD बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। लेकिन अगर गौर से देखो तो चूंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे रखा है, मतलब यहाँ सरफेस पे फ्रिक्शन भी है, हर पॉइंट पे सोचो, हर पॉइंट पे फ्रिक्शन इस पॉइंट पे इधर की तरफ, फ्रिक्शन इस पॉइंट पे इधर की तरफ, फ्रिक्शन इस पॉइंट पे इधर की तरफ, इस पॉइंट पे इधर की तरफ। हर पॉइंट पे फ्रिक्शन टेंजेंशियल लगेगा, क्योंकि मोशन इधर की तरफ होता है, तो फ्रिक्शन टेंजेंट की तरफ लग रहा होगा, और हर पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग। तो फ्रिक्शन फोर्स की अगर खास तौर पे बात करूं, या नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, यहां पे नॉर्मल इधर की तरफ, यहां पे नॉर्मल इधर की तरफ, यहां पे नॉर्मल इधर की तरफ,
हर जगह पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग है, हर जगह पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरे चेन का एक साथ हम कैलकुलेशन कर पाने में भी सक्षम है? नहीं, क्योंकि पूरे चेन के हर हिस्से पे अलग अलग डायरेक्शन में फ्रिक्शन, अलग अलग डायरेक्शन पे नॉर्मल लग रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? पूरे बॉडी को छोड़ करके एलिमेंट्री पार्ट पे कैलकुलेशन करते हैं। पहले एक छोटे से पार्ट पे कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे बॉडी पे लेके आएंगे बच्चों। तो चलो, हमको ये बात तो पता चल चुका है कि चेन के हर जगह पे फ्रिक्शन और नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो हम पूरे चेन को छोड़ करके इसमें एक छोटे से पार्ट लेंगे और उस छोटे से पार्ट में हम कैलकुलेशन करेंगे। चलो, छोटे से पार्ट लेने का तरीका क्या है बच्चों? अगर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो थीटा पे जाकर के डी थीटा लेंगे बच्चों। तो वही काम हम कर रहे होंगे कि लेट्स से कि यहां से इस रेफरेंस से हम कितना एंगल आगे गए बच्चों? थीटा। और थीटा आगे जाने के बाद एक छोटा एंगल और चलनी है, कितना? डी थीटा। और इसमें जो चेन का हिस्सा आया, अब हमारे लिए कैलकुलेशन सिर्फ इसी का होने वाला है बच्चों। तो जब हर जगह चीजें वेरिएबल हो तो पहला हम अपना कैलकुलेशन एक छोटा एलिमेंट्री पार्ट पे करते हैं। छोटा एलिमेंट्री पार्ट सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक तरफ से थीटा एंगल पे जाकर के डी थीटा का एक सेगमेंट यहां पे कट कर लिया, और यही सेगमेंट मेरे लिए एलिमेंट्री पार्ट है, और इसी एलिमेंट्री पार्ट का हमको कैलकुलेशन करना है बच्चों। अगर मेरे को इस एलिमेंट्री पार्ट पे कैलकुलेशन करना है तो क्यों ना इसको अलग करके ही ड्रॉ कर लिया जाए बच्चों। हमारे लिए ये जो एलिमेंट्री पार्ट है वो यहां कहीं रखा हुआ है। दिस इज द एलिमेंट्री पार्ट, ठीक। और ये एलिमेंट्री पार्ट इस रेफरेंस से कितने एंगल पे है बच्चों? थीटा एंगल पे। अब मैं सिर्फ अपना कैलकुलेशन उस छोटे से पार्ट के हिसाब से करूं, उस छोटे से पार्ट के हिसाब से करूं, तो सोचो इस छोटे से पार्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। इस सिर्फ छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं। बताइए, इस छोटे से पार्ट पे पहला फोर्स जो हमको दिख रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। अगेन m किसका मास लेना पड़ेगा? पूरे स्ट्रक्चर का या उस छोटे से स्ट्रक्चर का? ऑब्वियसली छोटे से स्ट्रक्चर का। तो पहले मेरे को क्या कर लेना चाहिए? इस छोटे स्ट्रक्चर का मास पता कर लेना चाहिए, क्योंकि उस छोटे पे ग्रेविटी mg लगेगा। तो पहले मास तो पता हो। मास कैसे निकालें बच्चों? तो सोच के देखो, हमको जो मास दे रखा है ये पूरे स्ट्रक्चर का दे रखा है। पूरा मतलब यहां से लेकर यहां तक। बोलो, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल एंगल कितना होगा? π/2। तो आप सीधे सीधे कहोगे बच्चों कि π/2 एंगल में मास कितना है? m। मतलब यहां से लेकर यहां चलो, 90 डिग्री चलोगे और इस 90 डिग्री में पूरा चेन आएगा और पूरे चेन का मास m है। तो यूनिट एंगल में चेन का मास कितना हो जाएगा बच्चों? m/π/2। हमें किस मास की वैल्यू चाहिए? इस मास की जो कितने एंगल में है बच्चों? डी थीटा एंगल में। तो मैं जानना चाहूं कि डी थीटा एंगल में मास कितना होगा? तो 2m/π इंटू डी थीटा। ये क्या निकल के आया बच्चों? मास किसका? उस छोटे से पार्ट का। और उस छोटे से पार्ट पे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी। किधर? नीचे। कितना? mg। m ये है बच्चों, बस इसमें g मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2m/π इंटू डी थीटा, दिस इज मास मल्टीप्लाइड विद g। ये mg का फोर्स। और कोई फोर्स बच्चों? यस, नॉर्मल भी लगेगा। किधर? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर ही होगा बच्चों, दिस इज नॉर्मल। और कोई फोर्स? यस, फ्रिक्शन भी है। जब ये बॉडी नीचे गिरना शुरू करेगा तो इसका फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा बच्चों? पीछे की तरफ, ठीक। इस बॉडी की स्लाइडिंग नीचे की तरफ होगी तो फ्रिक्शन इंस्टेंटेनियस लोकेशन पे किधर लग रहा होगा बच्चों? पीछे की तरफ। और कितना लग रहा होगा? तो दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब बताओ, इस पर्टिकुलर केस का एक्सेलरेशन किधर होने का है बच्चों? तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इधर ही होना है ना बच्चों। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इधर होने वाला है तो हमको पता है कि मेरे को सारे फोर्सेस का कंपोनेंट एक्सेलरेशन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़े जाते हैं बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सारे फोर्सेस का एक कंपोनेंट इधर की तरफ लेना होगा, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर इधर। अब बताओ, अगर मेरे को कंपोनेंट इधर और इधर चाहिए तो किसका टूटने वाला है? नॉर्मल और फ्रिक्शन तो ठीक है, इस mg का हमको क्या तोड़ना पड़ेगा? कंपोनेंट्स। जल्दी बताओ बच्चों, mg का मैं अगर इधर के साइड कंपोनेंट लूं तो कंपोनेंट तोड़ने के लिए एंगल तो चाहिए होगी। तो सोचो ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये 90 - थीटा होगा। और अगर ये 90 - थीटा है बच्चों तो इसको क्या होना पड़ेगा?
थीटा। मेरे को mg को इधर की तरफ तोड़ रहा है, तो दिस डिजाइन का इधर कॉस थीटा आएगा, तो 2m/पाई डी थीटा इंटू जी इंटू कॉस थीटा। समझ में आया क्या? ये हमने mg का इधर कंपोनेंट तोड़ा। सिमिलरली इसी mg का अगर मैं इधर की तरफ दूसरा कंपोनेंट तोड़ू तो ये साइन में आएगा ना बच्चों, दिस कंपोनेंट विल बी इन साइन। तो सोचो इसका इधर कंपोनेंट तोड़ू तो 2m/पाई डी थीटा इंटू जी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, साइन थीटा। क्लियर? क्लियर है बच्चों? अब इंस्टेंटेनियसली की बात करूं, इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो जैसे ही रिलीज करेंगे इसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, और अगर इसकी वेलोसिटी रिलीज करते ही जीरो होगी तो हमको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगा बच्चों, जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। जिस वक्त रिलीज करेंगे उस वक्त v की वैल्यू जीरो होगी, और v की वैल्यू जीरो होगी तो सेंटर की तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, और सेंटर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सेंटर वाले लाइन के दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों? n इज इक्वल टू 2m/पाई डी थीटा इंटू जी साइन थीटा। अगर सोचो इसके पास कुछ वेलोसिटी होती इनिशियली तो फिर हम क्या लिखते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू mv²/r। बात समझ में आती है? सारी चीजें आप जानते हो। क्योंकि हमने क्या बोला कि रिलीज करने के तुरंत बाद एक्सेलरेशन बताओ, तो जैसे ही हम रिलीज करेंगे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। अगर v जीरो है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो है, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन जीरो है तो ये डिजाइन दोनों बराबर है बच्चों। ठीक, ये नॉर्मल आ गया। दूसरा, इधर की तरफ एक्सेलरेशन क्या माना है, a, तो कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, एफ नेट बराबर है m है, जो इक्वेशन लगाते हैं। तो एफ नेट क्या होगा बच्चों, 2m/पाई डी थीटा इंटू वॉट, जी कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू नॉर्मल। ये क्या निकल के आया बच्चों, दिस माइनस दिस इज वॉट, एफ नेट। लेकिन चूंकि ये काम हम छोटे से पार्ट पे कर रहे हैं, छोटे से पार्ट पे कर रहे हैं, तो अगर छोटे से पार्ट पे कर रहे हैं तो दिस माइनस दिस जो आएगा वो छोटे से पार्ट का नेट फोर्स होगा बच्चों। अगर पूरे चेन पे नेट फोर्स निकालना होता तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होते बच्चों। बात समझ में आ रही है? देखो इधर की तरफ तो दोनों बराबर हो गए, इधर की तरफ क्या लिखेंगे, नेट फोर्स बराबर m है। तो पहले mn नहीं लिख रहा हूं, पहले नेट फोर्स निकाल रहा हूं। नेट फोर्स कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस, तो इसमें से इसको घटा दे तो नेट फोर्स होगा किसका, पूरे स्ट्रक्चर का या इस एलिमेंट्री पार्ट का, एलिमेंट्री पार्ट का। बस इसमें नॉर्मल की वैल्यू उठा के यहां रख दें, तो d ऑफ एफ नेट, छोटे से पार्ट पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, 2m/पाई जी कॉस थीटा डी थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना आया था बच्चों, 2m/पाई जी साइन थीटा डी थीटा। ठीक, ये छोटे से पार्ट पे नेट फोर्स आ गया बच्चों। पूरे पार्ट का निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेशन दोनों साइड करें, तो डी ऑफ एफ नेट, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस, क्या निकल रहा है बच्चों, 2m/पाई जी कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इंटू डी थीटा। जल्दी बता दो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो थीटा इस किनारे से शुरू होके इस किनारे तक जा रहा है, यानी थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 90। तो अगर थीटा 0 से 90 चेंज हो रहा है तो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 90 होगा, या π/2 होगा, π/2 ही लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंगल के अंदर जाना है। तो थीटा विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to π/2। चलो इंटीग्रेट कर दे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन df का f आ जाएगा 2mg/पाई, कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा, लिमिट 0 से π/2। अब चलो एफ नेट की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं यहां से, तो 2mg/पाई, क्लियर। एंड अपर लिमिट रखूं, डायरेक्ट यहां रख रहा हूं, सोचो π/2 रखूं तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कॉस में π/2 रखे तो ये 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट तो 1 आ गया बच्चों। लोअर लिमिट रखें तो इसमें मैं 0 रखूं बच्चों तो ये तो 0 हो गया, और इसमें 0 रखूं तो यहां म्यू बचेगा, तो लोअर लिमिट इज म्यू। तो अपर में से लोअर लिमिट घटा दिया, ये क्या मिल गया, नेट फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स इज अलोंग विच डायरेक्शन, अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन।
बात समझ में आ रही? लेकिन हमको नेट फोर्स इधर का नहीं चाहिए था, हमको नेट एक्सीलरेशन चाहिए था। तो फोर्स टेंजेंशियल है, एक्सीलरेशन टेंजेंशियल है, तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल मास इनटू टोटल एक्सीलरेशन। बताओ ये नेट फोर्स किस पे निकला? पूरे चेन पे, टेंजेंट की तरफ। तो पूरे चेन पे टेंजेंट की तरफ अगर नेट फोर्स निकाल दिया और हमको एक्सीलरेशन चाहिए, तो हमको पता है नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू टोटल एक्सीलरेशन। अब यहां से ए की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 2g/π 1 माइनस म्यू। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ एंटायर चेन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। बात समझ में आती है क्या? हमने छोटे पार्ट पे कैलकुलेशन क्यों किया? क्योंकि हर पार्ट पे नॉर्मल और फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग अलग था। तो पहले मैंने एक छोटे से पार्ट पे नेट फोर्स इधर का निकाला और उसको इंटीग्रेट करके टोटल पार्ट पे नेट टेंजेंशियल फोर्स निकाल लिया। जब नेट फोर्स मिल गया और एक्सेलरेशन चाहिए, तो हमको बस एक ही काम करना था कि नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रखना था बच्चों। क्लियर है? देखो इसको,